विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में आप लोगों ने परिकल्पना परीक्षण, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, यूनिवर्स, पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इन बातों के ऊपर अपन ने चर्चा करी। मैं समझता हूँ कि आज परिकल्पना परीक्षण को एक बार पुनः लेते हैं। ये शब्द आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण को कहते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। और परिकल्पना के लिए मैंने बताया था, परिकल्पना का मतलब कुछ चीज़ें मान लेना, एक तरह से पहले से ही मान लेना, वो होता है परिकल्पना। पहले से ही अपन मान लेते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं कि जो माना वो ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह से हाइपोथेसिस दो तरह की होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, जिसमें अपन जैसा मानते हैं वैसे ही रिजल्ट आने की संभावना रहती है, वैसे ही रिजल्ट आते हैं। अंतर अगर कोई है तो वो बहुत मामूली होता है और उसके बारे में माना जाता है कि ये सैम्पलिंग के फ्लैक्चुएशंस की वजह से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली जो परिकल्पना है वो है शून्य परिकल्पना। और शून्य परिकल्पना का मतलब है प्राचल एवं प्रतिदर्शज, पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अंतर सार्थक नहीं है। बहुत मामूली अंतर है, या तो अंतर है ही नहीं या बहुत मामूली अंतर है और वो सार्थक नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस ये होती है। और फिर बाद में देखते हैं कि उसमें अंतर सार्थक रहा या नहीं, और अंतर सार्थक नहीं होता है तो शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। शून्य परिकल्पना यानी अपन ने जो परिकल्पना मानी थी वो स्वीकार कर ली जाती है। उसके बाद में शून्य परिकल्पना के बाद में दूसरी होती है एक वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर शून्य परिकल्पना गलत साबित होती है या वो स्वीकार नहीं की जाती है तो वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। तो दो तरह की हाइपोथेसिस होगी, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। एक के अस्वीकार होने पर दूसरी अपने आप स्वीकार हो जाती है। ये हुआ क्या मामला? हुआ ये कि आपने पैरामीटर्स, और पैरामीटर अपन ने किसको कहा ये अभी आप लोगों को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। पैरामीटर जिसको हिंदी में अपन ने कहा प्राचल, पैरामीटर या प्राचल, और वो होते हैं समग्र के माप। जैसे समग्र का समांतर माध्य है, समग्र का प्रमाप विचलन है, समग्र की मध्य का है। तो जो जिस क्षेत्र का अपन पूरे का अध्ययन कर रहे हैं उसके पूरे का समांतर माध्य निकाला जाए तो वो प्राचल है। समग्र के जो माप होते हैं वो कहलाते हैं पैरामीटर। लेकिन हर समय ये संभव नहीं होता कि सारे समग्र की जांच की जाए। ज़्यादातर होता ये है कि सैंपल लिए जाते हैं और फिर सैंपलों के आधार पर समग्र का अनुमान लगाया जाता है। सैंपल लिए और सैंपल के आधार पर समग्र का अनुमान लगाया। तो पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स दोनों में जब शून्य परिकल्पना मानते हैं तो ये मान्यता ली जाती है कि पैरामीटर्स के माप और स्टैटिस्टिक्स के माप दोनों में अंतर सार्थक नहीं है और वास्तव में फिर सार्थक नहीं मिलता है। तो शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस, NULL, नल हाइपोथेसिस स्वीकार कर ली जाती है, वो मान ली जाती है। और अगर अंतर उसमें सार्थक निकला तो फिर वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है और ये माना जाता है कि दोनों में अंतर है,
वो सार्थक है। तो ये अनुसंधान के संबंध में आप लोगों के काम में आएगी परिकल्पना परीक्षण, टेस्ट ऑफ ए हाइपोथेसिस। अब उसके बाद में फिर अपन लोग चलते हैं, आप ये वाकिफ हो चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करके उनका अध्ययन करना वो कहलाता है सैम्पलिंग। समग्र में से कुछ इकाइयाँ ली वो सैंपल है, और समग्र में से बार बार सैंपल लेते रहे अपन, वो सैम्पलिंग है। तो ये जो सैम्पलिंग करेंगे अपन, जो करनी पड़ती है अपने को, क्योंकि समग्र बहुत बड़ा होता है और हर बार ये संभव नहीं होता कि पूरे समग्र की जांच की जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कॉलेज के विद्यार्थियों के ऊपर अगर कोई अध्ययन करना है कि वो कितना पढ़ते हैं, कितने घंटे अध्ययन करते हैं, ऐसा अध्ययन करना हो तो दो तरीके हो सकते हैं। एक है प्राचल का माप ज्ञात करना, यानी सब बच्चों से आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसके आधार पर माध्य उनका निकालना। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हर कॉलेज में से कुछ विद्यार्थियों से सूचनाएं प्राप्त कर ली जाएं, 5 या 10 विद्यार्थियों से, वो सैंपल हो गया और फिर उसके बाद में उस सैंपल का कोई भी माध्य निकालें। तो ये दोनों ही तरीके हैं और ज़्यादातर सैंपलिंग काम में आता है। तो जब सैंपलिंग के द्वारा अपन अध्ययन करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सैंपलिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के दो तरह के तरीके हो सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, जिसमें पहला है रैंडम सैंपलिंग, रैंडम RANDOM, रैंडम सैंपलिंग। और रैंडम सैंपलिंग को हिंदी में कहते हैं दैव निदर्शन विधियाँ। दैव, दै के ऊपर 2 मात्रा हैं, दैव निदर्शन विधियाँ। रैंडम सैंपलिंग यानी बिना किसी पक्षपात के दैव आधार पर, रैंडम आधार पर जो भी सामने आया उससे आपने अध्ययन सामग्री इकट्ठी करी, रैंडम। और दूसरी होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम यानी वो दैव आधार पर नहीं है, पहले से अपन तय करते हैं कि सैंपल किन किन का लेना है। तो ये बड़ी जो मेथड्स हैं ये 2 हैं, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग जब करते हैं तो पक्षपात की संभावना वहाँ नहीं होती है। रैंडम सैंपलिंग की भी आगे चल के 3 विधियाँ बताई गई हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दैव निदर्शन विधि से सिंपल मेथड से सैंपलिंग ली जाए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गई है। और फिर दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, प्रतिबंधित दैव निदर्शन विधियाँ। प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड, कहीं आपने ग्रुप में बीच बीच में अलग अलग लोट बना दिए और प्रतिबंध लगा दिया तो वो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग मेथड। और फिर उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस और सीक्वेंशियल सैंपलिंग, एक्सेप्टेंस और सीक्वेंस यानी स्वीकृति का क्षेत्र क्या होगा इसके आधार पर सैंपलिंग ली जाए। एक बार अपन इनको मोटे रूप से देखते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं अपन तो उसके भी तरीके हैं। सिंपल रैंडम हो सकता है लॉटरी के द्वारा, या एक दैव संख्या सारणी होती है, रैंडम टेबल होती है, उनका उपयोग करके रैंडम सैंपलिंग हो सकती है। फिर उसके बाद में दूसरी रैंडम सैंपलिंग थी अपनी प्रतिबंधित दैव निदर्शन, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। इसकी अलग अलग 4 विधियां बताई गई हैं, व्यवस्थित, स्तरित, अलग अलग स्तर बना दें, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, समूह अथवा क्षेत्रफल के आधार पर, और
बहुस्तरीय आधार पर। ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, उसके भी आगे चल के 3 भाग किए गए। नॉन रैंडम, जहाँ पक्षपात की संभावना रहती है, पहले से ही तय होता है। उसमें पहला है सविचार निदर्शन विधियाँ, डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड। डेलिब्रेट, पहले से ही विचार कर लिया कि किसका सैंपल लेना है, वो कहलाता है डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड। दूसरा है कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, सुविधा के अनुसार सैंपल लिए जाएं। और इसी में तीसरा है कोटा सैम्पलिंग, अलग अलग कोटा निर्धारित कर दिया जाए ग्रुप का, कि इस ग्रुप का ये कोटा है, इसमें से इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, तो वो कहलाएगी कोटा सैम्पलिंग। तो इस तरह से ये सैम्पलिंग के ऊपर अपन ने सामान्य चर्चा करी। सामान्य चर्चा करने से 2 बातें उभर के सामने आती है। सैम्पलिंग मोटे रूप से 2 तरह का हो सकता है, रैंडम एंड नॉन रैंडम। और इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, रैंडम में पक्षपात की या वहाँ निष्पक्षता होती है रैंडम सैम्पलिंग में, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वहाँ निष्पक्षता नहीं होती, पहले से तय कर लिया जाता है और उसी आधार पर सैंपल लिए जाते हैं। अब ये जो अपन सिंपल रैंडम कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो भी सिंपल रैंडम, इसकी भी कई विधियां हैं, जैसे कोई ढोल घुमाकर या घड़ी के प्रयोग द्वारा या आंख पर पट्टी बांधकर या लॉटरी द्वारा। तो यानी ये सारे के सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें पक्षपात होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरी आती है प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड में प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है, रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं अपन, प्रतिबंध लगा देते हैं। और वो इसलिए होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दैव विधियों से चुना गया प्रतिदर्श समग्र के किसी एक भाग का ही प्रतिनिधित्व करे। तो इसलिए अलग अलग जगह अपन प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र विशेष में सरल दैव निदर्शन विधि से चुनाव किया जाता है, यदि किसी क्षेत्र विशेष में सिंपल रैंडम मेथड से इकाइयों का चुनाव किया जाता है, तो हो सकता है कि केवल कुछ गरीब लोग अथवा कुछ अमीर लोग या जाति विशेष के लोग ही प्रतिदर्श में चुन लिए जाएं तथा संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उचित प्रकार से न हो। इसलिए इसमें अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और प्रतिबंध जब लगाएंगे तो वो तरीका पहला है व्यवस्थित दैव निदर्शन विधि, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों की एक सूची तैयार कर ली जाती है, जिसका आधार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आयु या भौगोलिक ज्योग्राफिकल हो सकता है। प्रतिदर्श में या सैंपल में जितनी इकाइयाँ चुनी जाती हैं उनका आकार निश्चित कर लिया जाता है और उसके आधार पर निम्न सूत्र का प्रयोग करके सैंपलिंग इंटरवल ज्ञात कर लिया जाए। सैंपलिंग इंटरवल का मतलब कितने अंतर के बाद में सैंपल लेना है। जैसे समग्र में से कुल इकाइयाँ कितनी हैं और वो डिवाइडेड बाई प्रतिदर्श का आकार, उसमें से भाग देते हैं। कुल इकाइयों की संख्या का प्रतिदर्श का आकार क्या है, आपका साइज ऑफ सैंपल क्या है, उनका भाग दे देते हैं। तो ये तय हो जाता है कि सैंपलिंग का प्रतिचयन का अंतर क्या होगा, कितने के बाद में सैंपल लेना है। फिर एक दूसरा है इसमें स्तरित स्ट्रेटिफाइड स्तरित दैव निदर्शन विधि। जब समग्र की प्रतिचयन इकाइयाँ अलग अलग विशेषता रखती हों तो ऐसे में सरल देव निदर्शन के स्थान पर प्रतिबंधित देव निदर्शन की
स्तरित अलग अलग स्तर बना दिए, स्तरित दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के प्रयोग के अंतर्गत सर्वप्रथम इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित कर लिया जाता है और फिर उसमें से सैंपल लिए जाते हैं और इसी तरह से समग्र के समूह बना दें, अलग अलग समूह। तो ये समूह बनाने के बाद में जो सैंपलिंग लेंगे वो उसका नाम होगा क्लस्टर सैंपलिंग। तो इस तरह से ये सारी की सारी रैंडम सैंपलिंग के मेथड्स हैं। अब उसके बाद में फिर है नॉन रैंडम सैंपलिंग, जिसमें पक्षपात या विचार पहले से ही पूर्वाग्रह ग्रसित होने की संभावना रहती है। उसमें पहला है सविचार निदर्शन, यानी पहले से ही विचार कर लिया। इस विधि में न्यादर्श का या सैंपल को न्यादर्श भी कहते हैं। इस विधि में न्यादर्श का चुनाव करते समय किसी विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत प्रतिचयन इकाइयों का चयन, यानी किन का सैंपल लेना है वो चयन अनुसंधानकर्ता अपने विवेक के आधार पर उद्देश्य के अनुसार करता है। सविचार निदर्शन हो गया, पहले उसने तय कर लिया कि किन किन इकाइयों को सैंपल में शामिल करना है। तो इस तरह से ये हुआ सविचार निदर्शन, ये नॉन रैंडम सैंपलिंग में आता है। फिर इसका दूसरा हो सकता है सुविधानुसार निदर्शन। ये जो विधि है इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र में से प्रतिचयन करते समय अपनी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखता है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल लेता है। जैसे अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक को संपूर्ण राजस्थान के छात्रों के संबंध में प्रतिचयन विधि से कोई शोध पर रिपोर्ट देने के लिए मान लो कहा जाता है, तब उन प्राध्यापक द्वारा अजमेर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के छात्रों का ही प्रतिदर्श में चुनाव सुविधानुसार कहलाएगा। वो अपनी सुविधा के अनुसार डेटा आज इकट्ठा कर रहा है, इसलिए ये हो गया सुविधानुसार सैंपलिंग। और फिर एक इसमें हो सकता है अभ्यंश कोटा सैंपलिंग। इस प्रतिचयन प्रणाली के अंतर्गत स्तरित प्रतिचयन की तरह से, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की तरह से समग्र को विभाजित कर लिया जाता है। समग्र को कई भागों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर इस विधि में विभिन्न वर्गों में से प्रतिचयन इकाइयों का चयन दैव आधार पर न करके, और जो प्रगणक हैं, जो डेटा इकट्ठे करने वाले हैं, जिनको प्रगणक बोलते हैं, इन्यूमरेटर बोलते हैं, उन पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रणाली में ये पूर्व निर्धारित होता है कि एक वर्ग में से कितनी इकाइयों का चयन किया जाएगा। तो ये कोटा सैंपलिंग। तो दो तरह के आपके सैंपलिंग हो गए, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। और फिर उसके बाद में अगले लेसन में या अगले आपका जो लेक्चर होगा उसमें थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ सैंपलिंग के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें 2-3 तरह के नियम दे रखे हैं और जो परीक्षा में आते हैं अगले टर्न पर अपने को उसको करना है। तब तक आप लोग अपनी बुक से भी लगातार थ्योरेटिकल पोर्शन का अध्ययन करते रहें। थैंक यू।